जय हिंद। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि इतिहास में पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता दिए थे हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन को हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन में। हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन में क्या था, उनका कृषि व्यवस्था कैसा था, पशुपालन करते थे या तो कैसा किस तरह से करते थे, लेकिन उनका पशुपालतू कौन कौन सा पशुपालतू था या नहीं था। उसके बाद व्यापार करते थे या नहीं करते थे, उनका व्यापार का रिलेशन किस सभ्यता दूसरे सभ्यता के लोगों से था या नहीं था। तो इसी पर हम लोग आज पूरा समझेंगे, यानी कि हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन को समझेंगे। तो हड़प्पा काल के हेडिंग दे दीजिए, हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन। हेडिंग दे दीजिए हड़प्पा काल का आर्थिक जीवन। तो देखिए धीरे धीरे आप लोग समझिएगा। पहले आप कोशिश कीजिए समझने के बाद, उसके बाद हम खुद अपने हाथ से यानी कि बोल बोल के लिखाएंगे। तो ये पहले लिखने का प्रयास ना कीजिएगा शुक्रिया। तो आप तो देखिए कृषि समझते हैं, यानी कि हड़प्पा काल के लोगों का कृषि व्यवस्था कैसा था, है नहीं, है ना। तो हड़प्पा काल के लोगों का कृषि देखिए हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से याद कीजिएगा। हड़प्पा से सबसे पहले क्या 6 के कतार में 2 अनन्नागार मिला और साथ ही मोहनजोदड़ो से भी विशाल अनन्नागार मिला। अगर मान लिया जाए कि आपके सीधा एग्जाम्पल समझिए कि आपके घर में एक रूम में अनाज रखने का एक रूम बना दिया जाए और लोग आकर देखे तो उस रूम को देखे तो आपको कहने पड़ेगा कि उस रूम में अनाज रख रहे हैं तो आपके यहाँ अनाज अधिक होता है या कम होता है ना। अगर आप अनाज को स्टॉक कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आप उत्पादन अधिशेष कर रहे हैं, यानी खाने के से ज्यादा आप उसका उत्पादन कर रहे हैं। यानी उनका उत्पादन है, जैसे उत्पादन आप क्या कर रहे हैं, अधिशेष, मतलब आप खाने से अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो आपका उत्पादन अधिशेष हो गया। तो ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोगों का उत्पादन अधिशेष था। किसके अनुसार, अगर हड़प्पा काल में क्या मिला, 6 के कतार में 2 अनन्नागार जी, उनके पास अनाज खाने से अधिक रहेगा तभी तो स्टोर कर पाएंगे। तो एक विशाल अनन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला और हड़प्पा से मिला है अनन्नागार, यानी अनाज रखने का स्टोर था उसमें। तो हम लोग ये समझे कि उनको उत्पादन अधिशेष था, है ना। तो इसके बाद हड़प्पा काल के लोग सबसे पहले तो ये उत्पादन क्या हो गया, अधिशेष हो गया। हड़प्पा काल के लोग सबसे पहले खेती, यानी हड़प्पा काल के लोग सबसे पहले खेती कपास के किए, यानी सूती वस्त्र। यानी सबसे पहले हड़प्पा वासी खेती कपास के किए हैं, जिसे यानी कि मेसोपोटामिया के लोग जिसे सिंडेन का के बोलते थे, यानी कि सिंडेन, यानी कि कपास भारत, यानी कि हड़प्पा काल के लोग सर्वप्रथम क्या कपास की खेती यानी सूती वस्त्र की खेती का शुरुआत किया। तो इसी के चलते मेसोपोटामिया के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सिंडेन करके बुलाते थे, यानी पुकारते थे। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा काल कृषि हो गया। अब इनका प्रमुख फसल था, यानी कि कृषि में हो गया गेहूं और जौ, यानी कि इनका प्रमुख फसल था। साथ ही प्रमुख चावल आपका इनका फसल था, लेकिन इनका प्रमुख फसल नहीं था। जैसे चावल प्रमुख है एगो बिना प्रमुख में समझिए, जैसे आपके यहाँ नहीं, आप कहीं भी रहते हैं, बिहार रहते हैं और यूपी में, तो आपके यहाँ चावल और गेहूं अधिक होता है ना। तो आपका प्रमुख फसल चावल और गेहूं हो गया। ठीक उसी प्रकार कभी कभी आप उपजा लेते होंगे क्या, जो फल सब्जी उपजी, यानी कि सब्जी हो गया या किसी यानी कि अलग अलग जो कभी कभी उपजाया जाए, तो उसको हम लोग प्रमुख फसल नहीं कहेंगे। प्रमुख फसल जो हमेशा यानी प्रत्येक सीजन में हम लोग उसको उपजाते हैं, तो उसको उसी को कहेंगे प्रमुख फसल। और जिसको कभी कभी उपजाया जाए उसको प्रमुख फसल नहीं कहेंगे। तो चावल उनका प्रमुख फसल नहीं था, यानी चावल उन लोग कभी कभी वो क्या करते थे, उनका मतलब उत्पादन करते चावल का। आपको चावल का विशेष कहाँ से मिला है, चावल का विशेष लोहथल से मिला है और साथ ही आपका मिला है क्या, रंगपुर से क्या मिला है, धान के भूसी।
तो ये पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे, फिर भी हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे जिससे हमारे लोग को पढ़ने में आसानी हो। तो अब इसको हो गया, तो कृषि हो गया। अब उसके बाद हम लोग पशुपालन में चलते हैं। यानी कि हड़प्पा काल का पशुपालन व्यवस्था कैसा था, यानी हड़प्पा काल के लोग पशुपालन में क्या क्या करते थे, है ना। तो हम लोग पशुपालन की ओर देखेंगे। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन, यानी कि इनका गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भैंसा हो गया, यानी इटीसी इनका यानी कि ये पालतू पशु था। यानी गाय हो गया, भैंस हो गया, भैंस हो गया, भैंसा हो गया, बकरी, ये सब क्या था, इनका पालतू पशु थे। बकरी भी जोड़ सकते हैं, बिल्ली। लेकिन वो आपका घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा, हाथी, शेर हो गया, है ना। उसके बाद आपका बाघ हो गया, हिरण, ये सब इनका पालतू पशु नहीं था। लेकिन इन्हें यानी घोड़ा से, हाथी से, शेर, बाघ इत्यादि से परिचित थे। यानी हड़प्पा काल के लोग हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ, हिरण से परिचित नहीं थे, यानी परिचित थे, लेकिन इनका पालतू पशु नहीं था। जैसे पालतू, आपको एक दिमाग में कंफ्यूज करेगा कि सर ये इनका पालतू पशु नहीं था तो ये लोग परिचित कैसे थे। तो देखिए, इसको सीधा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि कोई गरीब लड़का है, यानी कि उसके पास छोटे माने खाने के साधन के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सोच कि मतलब उसको व्यापार के साधन और नहीं है। अब ठीक है, उसके पास मान लीजिए कि एक हो गया आपका स्कॉर्पियो गाड़ी है, ठीक। स्कॉर्पियो गाड़ी का उसके यहाँ चक्का मिले, है ना। यानी स्कॉर्पियो गाड़ी का चक्का उसको यहाँ मिले, तो आप क्या सोचिएगा कि उसके यहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी है, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार यानी हड़प्पा काल में घोड़ा का अवशेष मिला है, हाथी का अवशेष मिला है, हिरण का, बाघ का, शेर का अवशेष मिला है, लेकिन इनका पालतू पशु नहीं था। यानी कह सकते हैं यानी कि वह गरीब बच्चा यानी स्कॉर्पियो से परिचित था, लेकिन उसका पालतू यानी उसका अपना स्कॉर्पियो नहीं था, है ना। ठीक उसी प्रकार इनका पालतू पशु नहीं था, लेकिन ये लोग ये लोग हड़प्पा वासी इन सारे पशुओं से परिचित थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन पशु को ये लोग पालतू बनाए और किसी को कौन कौन पशु इनका पालतू नहीं था। अब हम लोग देखते हैं व्यापार क्यों चलते हैं। तीसरा आपका हो गया व्यापार। देखिए, व्यापार में हड़प्पावासी अंतः व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों का फर्क करते थे। यानी अंतः और बाह्य, यानी दोनों अंतः और बाह्य व्यापार दोनों करते थे। जब इनका मुद्रा यानी व्यापार में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यानी कि इनका व्यापार था यानी कि अंतः और बाह्य व्यापार। जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वस्तुओं का यानी उत्पादन कर रहे हैं, तो हम लोग अभी ग्लोबलाइजेशन के कारण हम लोग अपने वस्तु को किसी भी दूसरे देश से यानी विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो ये हो गया आपका बाह्य व्यापार। अगर उसी वस्तु को हम लोग अपने देश के अंदर बेचें तो अंतः व्यापार हो गया। तो इनका व्यापार था अंतः और बाह्य व्यापार दोनों था, यानी कि इनका व्यापार था अंतः और बाह्य दोनों। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी कि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यानी वस्तु के बदले जैसे मेरे यहाँ क्या है, जैसे मेरे यहाँ चावल है और आपके यहाँ गेहूं है, तो हमारे चावल से आप गेहूं उस रेशियो में मतलब जैसे मिल जाए, यानी कि उस रेशियो में उनको दे दिया जाता है। यानी वस्तु के बदला अदला बदली, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हो, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे इनका व्यापार था मेसोपोटामिया, अधिकांश मतलब एक अथी मिला है, इतिहास में देखा गया है कि जो स्रोत मिला है यानी खुदाई के समय, यानी कि इनका व्यापार मुख्यतः था मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता से इनका मुख्यतः व्यापार था। तो ये हो गया आपका। तो अब कैसे कह सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से यानी मेसोपोटामिया यानी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से कैसे था। तो देखिए, यानी कि मान लीजिए कि आप व्यापारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी भारत का व्यापार यानी श्रीलंका का व्यापार,
मान लीजिए कि भारत में जो चीज उत्पादन है, यानी भारत में यानी भारत का स्टाम्प देखा होगा ना, जिसपे क्या रहता है, स्तंभ रहता है, यानी कि 3 शेर का रहता है चेहरा, उसमें स्तंभ बना हुआ रहता है। उसी तरह अगर इसका चीजें यानी कि इस तरह का मोहर है अगर मिले कहाँ, श्रीलंका में, और श्रीलंका का जो भी मोहर हो, श्रीलंका का मोहर अगर इंडिया मिले, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आने का क्या प्रमाण मिलता है। यानी कि यहाँ का व्यापारी, यानी कि एक दूसरे का व्यापारी यानी कि लगाव था, यानी बाह व्यापार का प्रचलन है। ठीक उसी प्रकार मेसोपोटामिया का मोहर, यानी मेसोपोटामिया का मोहर हड़प्पा सभ्यता में मिला, और हड़प्पा सभ्यता का मोहर मेसोपोटामिया में मिला है। तो ये हो गया। तो पहला यानी कि इनका व्यापारी कहाँ था, मेसोपोटामिया से। अब इनका मेसोपोटामिया से 3 प्रमाण मिला है। यानी कि पहला प्रमाण की देखें तो इनका यानी मेसोपोटामिया में, यानी मेसोपोटामिया के आपका मेसोपोटामिया हो गया, इनका बेलनाकार मोहर, इनका बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। इनका जो बेलनाकार मोहर है जो लोथल से, और साथ ही दूसरा है जो हड़प्पा काल, यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहर थे, हड़प्पा सभ्यता के मोहर मेसोपोटामिया के, यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहर मेसोपोटामिया के शहर, यानी मेसोपोटामिया के उर, निपुर और सुसा से प्राप्त हुआ। यानी कि उर, निपुर और सुसा से प्राप्त हुआ। यानी कि हड़प्पा काल के जो मेसोपोटामिया का बेलनाकार मोहर था, ये यानी कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ। और हड़प्पा सभ्यता का मोहर यानी मेसोपोटामिया के उर, निपुर और सुसा से प्राप्त हुआ। और एक प्रमाण मिला है आपका तीसरा, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के अक्कद के शासक, यानी अक्कद शासक सरगौन, यानी कि मेसोपोटामिया का शासक सरगौन ने अपने अभिलेख में, यानी अभिलेख में दावा किया है कि यानी क्या कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अक्कद के शासक कौन, सरगौन ने अपने अभिलेख में दावा किया है कि उनके यहाँ, यानी कि उनके यहाँ मेलुहा, माकन मेलुहा, और उनके यहाँ माकन मेलुहा, यानी माकन मेलुहा, यानी माकन के लोग, मेलुहा के लोग, और हो गया आपका दिलमन, यानी दिलमन, यानी कि उनके यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता के शासक, यानी मेसोपोटामिया के अक्कद के शासक कौन, सरगौन ने अपने अभिलेख में दावा किया है कि उनके यहाँ मकरान मेलुहा एवं दिलमन के व्यापारी लंगर डालते थे, यानी कि लंगर डालते थे। लंगर मतलब यानी कि जो जहाज होता है बंदरगाह, उस पर उनका लंगर मतलब जो वस्तुएं समुद्र के, यानी कि व्यापार समुद्री साधन से समुद्र के द्वारा होता था। तो लंगर का मतलब हुआ कि जहाज को रोकना, यानी एक जहाज को दूसरे जहाज को रोकना, और यहाँ से जहाज खुलता था और जहाज यहाँ आकर रुकता था, तो वो हो गया लंगर शब्द, यानी जहाज को रोकने और बंदरगाह के रूप में किया गया, यानी जहाज को रोकना और जहाज को चालू करने के लिए लंगर शब्द का प्रयोग उसमें किया गया। तो यानी कि 3 प्रमाण मिला क्या अक्कद के साथ। पहला बेलनाकार मोहन, यानी मेसोपोटामिया का बेलनाकार मोहर कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो और लोथल से। उसी प्रकार हड़प्पा का मोहर कहाँ से मिला है, उर, निपुर और सुसा से। और मेसोपोटामिया के अक्कद के शासक सरगौन ने अपने अभिलेख में दावा किया कि मकरान, मेलुहा और दिलमन के शासक, दिलमन के शासक उनके यहाँ लंगर डालते थे। कौन कौन डालते थे, यानी कि दिलमन, ये दिलमन मतलब हो गया बहरीन, ये आपका हो गया बहरीन। उसी प्रकार मेलुहा मतलब हो गया हड़प्पा,
यानी मेलुहा शब्द का प्रयोग होता है हड़प्पा के लिए किया गया है, यानी कि मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यानी कि और ये हो गया हड़प्पा के लिए, और ये हो गया आपका मकरान। तो अब हम लोग समझते हैं, तीसरा हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अब देखिए, चूंकि हड़प्पा सभ्यता के भाषा और मेसोपोटामिया सभ्यता का भाषा अलग है। जैसे अब मान लीजिए कि भारत का सब भाषा और अमेरिका का भाषा अलग है। अगर भारत के लोग अगर इंग्लिश न जाने तो कैसे, किस तरह से उनका व्यापार सब बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। यानी लोग समझ में नहीं करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है और ये हम क्या कहना चाहते हैं। तो चूंकि उस समय कॉमन भाषा नहीं थी, जैसे आज के दौर में पूरा लगभग सारे कंट्री में इंग्लिश भाषा प्रचलन है, तो उस दौर में उस समय की भाषा नहीं थी। तो इसी में एक दिलमन है, यानी कि दिल, ये आपका क्या हो गया, दिलमन जो है ना, ये आपका मध्यस्थता का काम करता था। यानी मध्यस्थता मतलब बीचों बीच का काम, मतलब इनको हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी जो भाषा था उनको और मेसोपोटामिया सभ्यता के भाषा दोनों का ज्ञान था। तो एक मध्यस्थता का काम करते थे, यानी कौन, दिलमन थे जो मध्यस्थता का काम करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि यानी व्यापार में अब हो गया माप तौल का प्रचलन। माप तौल का प्रचलन देखेंगे तो इनका 16 के अनुपात में था। यानी माप तौल प्रचलन 16 के अनुपात, जैसे हम लोग के समय में आज अभी है 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 500 ग्राम, ठीक उसी प्रकार इन लोग का एक पैमाना था, मापने का पैमाना था 16। यानी कि 16 आज भी सुने होंगे जनरली गांव देहात में कि 16 आना सही है, यानी कि पूरा, यानी 100 में 100% सही है। यानी 1 रुपया में 1 रुपया पूरा सही है, यानी 16 आना। तो इसी पर एग्जांपल लोग देते हैं कि 16 आना सही है, यानी 100% में 100% सही है। तो इनका अनुपात था, यानी 16 अनुपात में इनका माप तौल का पैमाना था। और साथ ही आपको लोथल से मिला है हाथी दांत का स्केल। तो ये आपका हाथी दांत का स्केल लोथल से मिला है। हाथी दांत का स्केल कहाँ से मिला है, यानी कि लोथल से मिला है। ये हो गया आपका हाथी दांत का स्केल कहाँ से मिला है, तो ये आपका हाथी दांत का स्केल हो गया। अब हम लोग देखेंगे यानी कि हड़प्पा काल के तो व्यापार में हम लोग चल रहे हैं। व्यापार में हड़प्पा काल के व्यापार में यानी कि जो सोना होता था, यानी कि तांबा, यानी कि तांबा खेतरी, यानी कि अभी राजस्थान में है। यानी कि तांबा कहाँ से, तांबा आपका खेतरी से मंगाया जाता था। यानी कि तांबा हो गया जो आपका खेतरी से मंगाया जाता था। और खेतरी और बलूचिस्तान से भी, जनरली राजस्थान से, यानी कि बलूचिस्तान से हो गया। उसके बाद आपका सोना, यानी कि हड़प्पा वासी सोना कहाँ से मंगाते थे, यानी हड़प्पा वासी सोना कहाँ से मंगाते थे, सोना दक्षिण भारत के एशिया से मंगाते थे। दक्षिण भारत हो गया आपका, दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। ये आपका दक्षिण भारत से आपका सोना हो गया, और दक्षिण भारत से आपका ये सोना हो गया। उसके बाद हम लोग देखें तो जो हड़प्पा वासी व्यापार मुख्यतः करते थे, यानी विलासता संबंधी, विलासता का मतलब समझते हैं, जो सुख सुविधा के लिए काम में आए। जैसे विलासता का मतलब यह समझिए सुख सुविधा, जो सुख सुविधा के वस्तुएं थे उसको व्यापार अधिक करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः यानी व्यापार में विलासता संबंधी वस्तुओं का करते थे। जैसे हो गया गला में पहनने का हार, या हाथ में पहनने का कंगन, या मूंगा मोती, मैंने जो विलासता यानी सुख सुविधा के लिए जो अच्छा पर्याप्त हो, उसी को यानी विलासता संबंधित वस्तुओं का ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के, पढ़ लें आर्थिक जीवन में हम लोग देख लें कृषि, पशुपालन, व्यापार। अब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के मुहर, यानी हड़प्पा सभ्यता का मुहर
कैसा था, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का मोहर जो बना था वो सेल खड़ी का, यानी मिट्टी का बना था। हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरे थे जो किससे बना था, सेल खड़ी को, यानी मिट्टी का बना था। आप देखिए एक आयताकार मोहर था, ये आपका वर्गाकार हो गया, एक आयताकार। अब देखिए आयताकार, ये चूंकि वर्गाकार मोहर है और एक आयताकार मोहर है, तो वर्गाकार मोहर में देखिए, वर्गाकार मोहर में जानवर का उल्लेख था, यानी इसमें, यानी किसमें मोहर में, जैसे देखिए यहाँ ये आपका मोहर हो गया, तो इसमें यानी वर्गाकार मोहर में जानवर प्लस लिपि दोनों था, लेकिन इसमें केवल लिपि था, यानी लिपि मिला है। इनमें इसमें केवल लिखी हुई विवरण, जो भी लिखा हुआ विवरण था, चूंकि इनका लिखा हुआ कुछ भी चीज पर हम लोग पढ़ नहीं सके, ससुरा इस तरह से लिख के चले गए कि लोग अभी भी अब तक नहीं कोई पढ़ पाया। तो यानी कि वर्गाकार लिपि मोहर में कौन का था, जानवर प्लस लिपि, और केवल आयताकार में केवल लिपि था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोहर हो गया सेलखड़ी का बना हुआ था। उसके बाद ये मोहर में जो जानवर होता था उसको एक सिंग वाला, यानी एक सिंग वाला गैंडा, यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिकॉर्न, यानी यूनि माने एक, कॉर्न माने सिंग, यानी इसके जो मोहर पर जानवर होते थे यूनिकॉर्न, यानी विशेष महत्व के पशु, यानी मोहर में इसका अधिकांश जगहों पर यूज किया गया है। मोहर में किसका, यानी एक सिंग वाला गैंडा को यूज किया गया, यानी यूनिकॉर्न इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो यूनिकॉर्न हो गया क्या, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक विशेष महत्व के पशु गैंडा। अब हड़प्पा सभ्यता के जो पूजनीय पशु थे, यानी कि पूजनीय पशु, यानी हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु सांड था, सांड। अब उसके बाद देखिए हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मोहरे मिले हैं, और हड़प्पा से, यानी हड़प्पा सबसे अभिलेख युक्त, यानी कि सबसे अधिक मोहरे कहाँ से मिली है, सबसे अधिक मोहर मोहनजोदड़ो से, और हड़प्पा से सबसे अधिक अभिलेख युक्त, यानी कि उस पे अभिलेख युक्त, यानी जिसमें लिखा हुआ दिख रहा है उसी को अभिलेख कहते हैं। यानी कि अभिलेख मतलब क्या होगा, आयताकार लिपि हो गया, ये तो अभिलेख लिपि हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, मोहर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लिपि, यानी उनका लिपि कैसा था, यानी कि लिपि में देखिए उनका लिपि था भाव चित्रात्मक, यानी उस ससुरा इस तरह से लिख के चले गए हैं। उनका लिपि स्क्रिप्ट था, यानी स्क्रिप्ट उसका इनका इस तरह से लिख के चले गए कि अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो इनका लिपि था भाव चित्रात्मक, यानी भाव, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर आज के समय में नहीं कुछ बोलता गूंगा, तो उसको भाव से हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक उसी प्रकार यानी इनका लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक, यानी कि इसके चित्र, यानी चित्र के अनुसार या जो जो चीज चित्र उसमें लिखित, यानी कि मिला साक्ष में, उनके अनुसार हम लोग चित्र के अनुसार, एक भाव के अनुसार उसको समझ सकते हैं कि उनका आखिर क्या कहना चाह रहे थे। जैसे अगर कोई गूंगा व्यक्ति कुछ इशारा करे तो माने कि जाना है, ठीक उसी प्रकार इसका भाव चित्रात्मक मतलब हो गया भाव चित्रात्मक। और इनका लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक था। इनका लिपि पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया, तो इनका लिपि पढ़ा नहीं गया, तो ये हो गया आपका पढ़ा नहीं गया। अब बात करें कि जैसे हम लोग हिंदी मीडियम यानी हिंदी वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं और फिर पुनः, यानी कि हम लोग लिखते हैं, यानी कि ये आपका लेफ्ट हो गया, तो एक माने कि आपका लाइन हो गया, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ शुरू करके, लेकिन जस्ट उल्टा, यानी कि जस्ट उल्टा नहीं, यानी कि हम, लेकिन हड़प्पा काल का जो लिखने का तरीका था, देखिएगा ये आपका लाइन हो गया, तो ये लोग बाएं से दाएं से इस तरह और पुनः इस तरह और पुनः इस तरह, यानी कि इनका लिखने का तरीका था, यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, माने ना पुनः, जैसे हम लोग यहाँ से करके छोड़कर यहाँ आते हैं नहीं, लेकिन वो लगातार यानी कंटिन्यूअसली लिखते हैं। इसी को हम लोग जैसे देखिए सांप की तरह है, तो इसको सरपीला भी कह सकते हैं,
यानी कि सर्पिला के आकार का इनको लिखावट थी, यानी कि किस आकार का था, सर्पिला। या जो जानवर है देखते होंगे, अगर गाय या भैंस अगर गौमूत्र यानी कि लाइटरिंग करती है तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। तो इसको गौमूत्र भी कह सकते हैं, गौमूत्र, यानी उनका लिपिक किस तरह का आकार का था, यानी गौमूत्र। तो ये था आपका आर्थिक जीवन, जो छोटे छोटे टॉपिक में समझा दिए। अब हम लोग लिखने के आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो हेडिंग दीजिए हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन, हेडिंग में दीजिए हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन। तो हेडिंग में दे दिए, उसके बाद लिखिए कृषि, कृषि लिख के डैश दीजिए, कृषि लिख के डैश दीजिए। अब लिखिए कृषि लिख के डैश में पॉइंट में लिखिए हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त, यानी हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनानागार से यह प्रमाणित होता है कि उनका उत्पादन अधिशेष था, यानी उनका उत्पादन अधिशेष था। तो ये हो गया। अब अगला लाइन में लिखिएगा हेडिंग 10 के हड़प्पावासी सर्वप्रथम कपास का खेती किए। हड़प्पावासी सर्वप्रथम कपास या उसी को सूती वस्त्र कह सकते हैं, सूती का खेत किए, जिससे मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग इन्हें सिंडेन कहा करते थे, जिससे इन्हें मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंडेन कहा करते थे। तो ये हो गया। अब इसका लिखिए डैश देके हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल, हड़प्पा सभ्यता का गेहूं और जौ प्रमुख फसलें थी। हड़प्पा सभ्यता का गेहूं और जौ प्रमुख फसलें थी। फिर डैश देके लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का चावल प्रमुख फसलें नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता का चावल प्रमुख फसलें नहीं थी, लेकिन रंगपुर से धान के भूसी और लोथल से चावल का अवशेष मिला है। रंगपुर से धान के भूसी और लोथल से चावल का अवशेष मिला है। वो हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब हो गया दूसरा में हेडिंग दीजिए पशुपालन में हेडिंग दे दिए। उसके बाद लिखे डैश देके हड़प्पा सभ्यता के पालतू पशु गाय भैंस बिल्ली बकरी भैंसा इत्यादि था। अब उसके बाद डैश देके लिखिएगा हेडिंग डैश देके लिखिए हड़प्पावासी घोड़ा हाथी शेर बाघ हिरन इत्यादि से परिचित थे, परंतु उनका पालतू पशु नहीं था। वो ये हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, लिखिएगा डैश देके हड़प्पावासी एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने में भैंसा गाड़ी एवं बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये हो गया आपका पशुपालन में। अब उसके बाद हम लोग व्यापार में चलेंगे, जो आपका 12 पोर्शन है। तो हेडिंग दीजिए व्यापार, बिजनेस, हेडिंग दीजिए बिजनेस। तो बिजनेस में देखिए क्या कहता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के व्यापार कैसा था, यानी अंतः व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों का प्रचलन था। यानी कि लोग अपने यहाँ भी व्यापार करते थे और दूसरे जगह पे। साथ ही हड़प्पावासी का मुख्यतः व्यापार विलासता संबंधी वस्तुओं का था, यानी कि जो सुख सुविधा में काम आए। तो आपका विलासता संबंधी हो गया। तो लिखिएगा डैश देके व्यापार में डैश देके हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अंततः एवं बाह्य दोनों था। उसके बाद लिखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः विलासता संबंधी वस्तुओं का व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग
हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः विलासता संबंधी वस्तुओं का व्यापार करते थे। ये हो गया। अब उसके बाद लिखिएगा डैश देके हड़प्पा यहाँ डैश देके लिखिएगा यहाँ सिक्का का प्रचलन नहीं था। यहाँ सिक्का या मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब वस्तुओं के बदले आदान, यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु का आदान प्रदान को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का आपको समझाएं कि यानी कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। तो इसका प्रमाण कैसे मिलेगा, कैसे कर सकते हैं कि हमारा व्यापार दूसरी जगह से था, तो उसका प्रमाण कुछ चाहिए। तो इसका 3 प्रमाण मिला, यानी कि हड़प्पा में, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता का बेलनाकार मोहर कहाँ से मिला, यानी कि हड़प्पा में देखिए मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रमाण मिला है हड़प्पा सभ्यता का मोहर। हड़प्पा सभ्यता का मोहर मेसोपोटामिया के उर, निपुर एवं सुस्सा से मिला है, यानी सुस्सा स्थान से प्राप्त हुआ। और तीसरा प्रमाण है मेसोपोटामिया सभ्यता के अक्कद के शासक सरगौन ने अपने अभिलेख में यह दावा किया है कि उनके यहाँ माकन यानी मकरान द्वीप, मेलुहा और दिलमन यानी कि बहरीन द्वीप के व्यापारी लंगर डालते थे, यानी लंगर यानी जहाजों को रोकते और चलाते शुरू करते थे। तो ये हो गया। यानी तब लिखिएगा डैश देके हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया सभ्यता से थी, मुख्यतः मेसोपोटामिया सभ्यता से थी, जिसका निम्नलिखित प्रमाण मिले हैं। पहला में लिखिएगा, एक लिख के मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहर हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। दूसरा में लिखिएगा दस देके हड़प्पा सभ्यता का मोहर मेसोपोटामिया सभ्यता के उर, निपुर एवं सुस्सा से प्राप्त हुआ है। और तीसरा में लिखिएगा मेसोपोटामिया सभ्यता के अक्कद के शासक सिरगौन ने अपने अभिलेख में यह दावा किया है कि उनके यहाँ मकरान, मेलुहा और दिलमन के व्यापारी लंगर डालते थे। तो ये हो गया। अब मेलुहा के माकन के मतलब हुआ मकरान द्वीप से संबंध हो गया। मेलुहा मतलब हड़प्पा सभ्यता हुआ और दिलमन मतलब बहरीन द्वीप हुआ। अब लिखिएगा डैश देके हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच मध्यस्थता का काम दिलमन पोस्ट में बहरीन द्वीप के लोग करते थे। यानी इनका दोनों का भाषा का ज्ञान था। तो इस हो गया। अब लिखिएगा डैश देके हड़प्पा सभ्यता का मापतौल में लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले हैं तथा आपका हो गया 16 अनुपात में के उनका 16 अनुपात था। यानी कि जो भी नापते थे उन्हें 16 के अनुपात में नापते थे। उनका अनुपात 16 था। तो लिखिए तथा उनका अनुपात 16 था। उसके बाद डैश देख लिखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा
हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा खेतरी राजस्थान, खेतरी कोस्ट में लिखिएगा राजस्थान, कौमा बलूचिस्तान से मंगाते थे, कौमा बलूचिस्तान से मंगाते थे। डैश देख के लिखिएगा आगे सोना, हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना दक्षिण भारत से मंगाते थे, सोना दक्षिण भारत से मंगाते थे। तो ये हो गया आपका व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार। उसके बाद हम लोग मोहर और एक हो गया लिपि को देखेंगे। तो डैश में आगे हेडिंग दीजिए मोहर, मोहर को हेडिंग दीजिए मोहर। तो डैश देख के लिखिए हड़प्पा सभ्यता के मोहर हैं, हड़प्पा सभ्यता के मोहर हैं शेल खड़ी की बनी हुई थी, शेल खड़ी पोस्ट में लिखिए मिट्टी की बनी हुई होती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहरे शेल खड़ी की बनी होती थी। उसके बाद डैश लिखिए हड़प्पा सभ्यता के वर्गाकार मोहर में, वर्गाकार मोहर में, वर्गाकार मोहर में जानवर के साथ लिपियां, जानवर के साथ लिपियां तथा आयताकार मोहर में केवल लिपियां होती थी, केवल लिपियां होती थी। जिसमें केवल लिखा हुआ रहे तो उसको आयताकार मोहर हो गया, और जिसमें लिखे हुए के साथ साथ जानवर का चित्रित हो तो उसमें वर्गाकार मोहर कहेंगे। तो इनके हड़प्पा लिखिए डैश देखिए हड़प्पा सभ्यता के मोहर में उनका मुख्य पूजनीय, उनका मुख्य पशु एक सींग वाला गैंडा, पोस्ट में लिखिएगा यूनिकॉर्न का चित्रित होता था, यानी एक सींग वाला गैंडा का चित्रण होता था, यानी एक सींग वाला गैंडा का चित्रण होता था। उसके बाद लिखिए डैश देखिए हड़प्पा सभ्यता के पूजनीय पशु सांड था, हड़प्पा सभ्यता के पूजनीय पशु सांड था। उसके बाद लिखिएगा डैश देखिए मोहनजोदड़ो, लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से तथा सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद हेडिंग लिखिए लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिपि यानी आपका हो गया स्क्रिप्ट, हेडिंग में डालिए लिपि यानी स्क्रिप्ट। तो डैश देख लिखिए हड़प्पा सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था, हड़प्पा सभ्यता का लिपि यानी भाव, यानी उसके भाव से हम लोग समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था। डैश देख लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो अब तक पढ़ा नहीं जा सका, अब लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का लिपि दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं होती थी, जिसे सर्पीला या गौमूत्र कहा जाता है, जिसे सर्पीला या गौमूत्र कहा जाता है। सर्पीला मतलब सांप के आकार का है और गौमूत्र मतलब जानवर का गौमूत्र होता है। उसी जैसे लोग एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट छोड़ते हैं अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गौमूत्र, तो इसी तरह का आकार का लगभग इसी तरह का आकार होता है, तो इस तरह को हम लोग गौमूत्र कह सकते हैं। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग धार्मिक और राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे या और साथ ही हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी एक लेक्चर में आपका ये हड़प्पा काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिंग वैदिक का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दुनिया में हर एक व्यक्ति को 24 पढ़ने यानी कि किसी भी काम करने के लिए 24 घंटा का समय मिलता है, यानी भगवान या अल्लाह ने ईश्वर ने सबके लिए 24 घंटा का समय दिया। चाहे आप छात्र हो या आप देश के प्रधानमंत्री हो या जिला के अधिकारी हो, सबके लिए 24 घंटा का समय मिलता है। इसी 24 घंटे में कुछ लोग
प्यार करके पति बनने का शौक होता है और कुछ लोगों का मेहनत करके करोड़पति। तो ये खैर हो गया, तो आपको मेहनत करके करोड़पति बना एक ये चीज जैसे आप पढ़िए। देखिए पढ़ाई हिस्ट्री आप लोग को बार बार हम कहते हैं कि हिस्ट्री को लोग कहता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको जब आप पढ़िएगा तो स्कोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ आप केवल 8 से 9 महीना रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़िए, फिर आपका इतिहास में एक अच्छा पकड़ हो जाएगा कि आप खुद बोलिएगा कि नहीं इतिहास बोरिंग नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यानी इतिहास कहता है कि हमको स्टार्ट किया था अंत करके छोड़ो, यानी कि हड़प्पा काल पढ़ रहे हो तो यानी कि देखिए हम आपको इतिहास के डिफिनेशन में ही लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं। यानी कि निरंतरता और परिवर्तन, यानी कि पिछले काल के समाज और अब के समाज, यानी हड़प्पा काल के समाज, रिंग वैदिक काल के समाज, उत्तर वैदिक काल के समाज, महाजनपद काल के समाज, यह कैसा व्यवहार थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, नहीं कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, यानी कि महिलाओं की स्थिति कैसा था, यह हो गया, उनका व्यापार कैसा था, यानी कृषि का व्यवस्था कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे। यानी हर जगह आपको बदलाव मिलेगा, कहीं ईश्वर को मानते थे, कहीं ईश्वर को नहीं मानते थे, कहीं ईश्वर को अधिक मानते थे, यानी कि ईश्वर को एक ईश्वर मानते थे और कहीं न मानते थे। साथ ही उसके धार्मिक जीवन में उनका संस्थाएं क्या थी, उनका सीधा शासन करने का पद्धति क्या था, उनका लोकतंत्र था या राजतंत्र था या तानाशाही तंत्र था, है ना। तो इतिहास कहता है कि एक दूसरे को एनालाइज करके, एक दूसरे को डिफरेंस बनाकर आप ये पढ़िएगा तो कभी आप नहीं भूल पाएंगे जिंदगी में। जिस तरह से आप अपने एक रिश्तेदार को शुरू से लेकर जब मरते दम तक, यानी कि जब तक आपका सांसें होती तब तक आप अपने परिवार को नहीं भूल पाते, उसी प्रकार आप सोशल साइंस यानी सोशल स्टडी और सोशल साइंस को कभी नहीं भूल पाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलो थैंक यू, जय हिंद।